नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह और आज हम फिर एक बार आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल GB एजुकेशन में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का इतिहास और कक्षा 12 के इतिहास में जो हमने पहला अध्याय लिया है वो है पाठ नंबर 4। तो कक्षा 12 के पाठ 4 में हमारा टॉपिक है भारत के ऊपर अरब आक्रमण एवं मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, उसमें कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि भाई अरब आक्रमणकारी जो है वो किस दिशा से आए थे, उनके भारत के ऊपर आक्रमण करने के कारण कौन कौन से थे, क्यों उन्होंने आक्रमण किया और उनके आक्रमण करने से भारतीय संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और अरब देशों या यूरोपीय देशों के ऊपर उससे आक्रमणों से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान तथा आयुर्वेद तथा ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, हमने कल पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध के ऊपर आक्रमण किया और किस प्रकार से सिंध के शासक दाहिर सेन ने अरबी सेना का मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। ठीक है, फिर किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का अंत होता है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक लिया था, टॉपिक जहां पर हमारा अंत हुआ था टॉपिक का वो था नागभट्ट प्रथम की। मैंने आप लोग कल जो है हेडिंग डलवाई थी। ठीक है साथियों, नागभट्ट प्रथम जो है ये शासक बनता है 730 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हो जाती है 756 ईस्वी में। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो नागभट्ट जो प्रथम है ये जालोर, अवंती और कन्नौज, जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। किसका? कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कंपटीशन में भी काम में आएगा बहुत ज्यादा ये। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासन काल था 730 से 756 ईस्वी तक। इसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, जो जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने अपने शासन काल के दौरान कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, लेकिन सबसे इनका महत्वपूर्ण जो कार्य देखा जाएगा वो है इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, या फिर यूं कहें कि अपने राज्य का विस्तार किया, यानी दूसरे जो राज्य थे उनके ऊपर युद्ध करता, उनको जो है युद्ध में पराजित करके उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता। तो ये काम किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने किया। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया, आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम जो है यहाँ आपका है भीनमाल। क्या है साथियों? देखना बच्चों, भीनमाल। ठीक है, इस भीनमाल जालोर में पड़ता है भीनमाल। इस भीनमाल क्षेत्र के ऊपर शासन था चावड़ों का। चावड़ा शासकों का यहाँ पर शासन था। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? चावड़ा शासकों को युद्ध में पराजित किया और भीनमाल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब भीनमाल के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है? नागभट्ट प्रथम का। और इसी भीनमाल को गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। ठीक है, तो भीनमाल के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और अधिकार करके इसको युद्ध में जीत करके भीनमाल को गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसका मूल काम ही क्या था? राज्य का विस्तार करना। भीनमाल को विजित करने के बाद में, भीनमाल को जीतने के बाद में इसने क्या किया? यहां पर आपका पड़ता है आबू। क्या पड़ता है? आबू। ठीक है, तो आबू के ऊपर आक्रमण किया और आबू के शासकों को युद्ध में पराजित करके आबू को भी अपने राज्य में मिला लेता है, यानी अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहा है। कौन?
नागभट्टपट्टम। आबू को विजिट कर लिया। आबू को विजिट करने के बाद में आपका यहां पर था जालोर। क्या था? जालोर। जालोर को भी किसने जीत लिया? नागभट्टपट्टम ने। जालोर को युद्ध में जीत करके जालोर को क्या बनाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश की दूसरी राजधानी बना लेता है। दूसरी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों की प्रथम राजधानी थी भीनमाल और द्वितीय राजधानी कौन सी हो गई? जालोर। यानी नागभट्टपट्टम जो है राज्य विस्तार कर रहा है और राज्य विस्तार के दौरान सर्वप्रथम जहां से इसका शासन काल प्रारंभ होता है वो था भीनमाल। भीनमाल में क्या करता है? ये गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है और भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी बनाता है। भीनमाल को जीतने के बाद कुछ समय बाद ये आबू को भी अपनी जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लेता है। आबू को विजित करने के बाद में इसका मन अभी भी नहीं रुक रहा है, लालची था। इसने क्या किया? जालोर के ऊपर हमला किया और जालोर को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया और गुर्जर प्रतिहार वंश की नई राजधानी किसको बना दिया? जालोर को बना दिया। अभी तक गुर्जर प्रतिहार वंश की दो राजधानियां हो चुकी हैं, पहली भीनमाल, दूसरी जालोर। ठीक है, यह सिलसिला अभी यहीं पर भी नहीं रुकता है। सिलसिला अभी भी नहीं रुकता है, ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। इसने क्या किया? यहां आपका है मालवा। क्या है? मालवा। अब नागभट्टपट्टम की नजरें टिकी हुई थी मालवा के ऊपर, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या था? राज्य का विस्तार करना, सीमाओं के विस्तार करना। ठीक है, अपने राज्य को फैलाना। तो इसने क्या किया? मालवा को भी जीता और मालवा को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया, राज्य विस्तार किया। थोड़ी तेज से लिख रहा हूं, अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी समझ में नहीं आए वो बातें। ठीक है, तो मालवा को जीतकर राज्य विस्तार किया या फिर अपने राज्य में शामिल किया। ठीक है, तो अब देखना जो गुर्जर प्रतिहार वंश था इसका साम्राज्य विस्तार होकर भीनमाल यानी जालोर से लेकर के मालवा तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? मालवा यानी आबू से होकर मालवा तक इनका राज्य का विस्तार हो चुका था। लेकिन नागभट्टपट्टम का जो तेज था, उसकी जो सुदृढ़ सेना थी, उसके बलबूते पर नागभट्टपट्टम जो है अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहा था। और नागभट्टपट्टम अभी यहीं पर भी नहीं रुकता है और क्या करता है? यहाँ पर एक राज्य पड़ता है कन्नौज। क्या पड़ता है? कन्नौज, सॉरी अवंती। कन्नौज तो पहले हो गया, क्या था? अवंती। ठीक है, अवंती को इसने युद्ध में जीता। किसने? नागभट्टपट्टम ने। और अवंती को युद्ध में जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लेता है। कौन? नागभट्टपट्टम। इस प्रकार नागभट्टपट्टम के बारे में पूछे तो नागभट्टपट्टम ने क्या किया? राज्य विस्तार। क्या किया? राज्य विस्तार। ठीक है, ये कैसा शासक था? महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी मतलब है ये राज्य विस्तार नीति के तहत युद्ध करता था और राज्य विस्तार नीति के तहत ही अपने साम्राज्य की सीमाओं को इस तरह से चारों ओर तक फैला रहा था, अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। तो भीनमाल जालोर से लेकर करें इधर अवंती और इधर मालवा तक अभी गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो है साम्राज्य विस्तार हो चुका था। ठीक है, और इसीलिए इन रणनीतियों के लिए तथा नागभट्टपट्टम के युद्ध कौशल से देख करके अभी जो है सिंध की तरफ से जो बिलोच थे और जो अरब थे वो नागभट्टपट्टम के शासनकाल के दौरान भारत के ऊपर आक्रमण करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अरब व बिलोचों के आक्रमण अरब व बिलोचों के आक्रमण नागभट्टपट्टम के शासनकाल के दौरान नागभट्टपट्टम के शासनकाल के दौरान सिंध की ओर से होते थे, सिंध की तरफ से होते थे। ठीक है, तो नागभट्टपट्टम के शासनकाल के दौरान सिंध की तरफ से भारत के ऊपर बेलूचों तथा अरबों के आक्रमण होते थे। ठीक है, और उन आक्रमणों का दमन करने में
कौन कामयाब रहता था? नागभट्ट प्रथम कामयाब रहता था। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से 1 नंबर का पुटअप हो सकता है कि नागभट्ट प्रथम के समय में भारत के ऊपर किस दिशा से या किस तरफ से आक्रमण होते थे? तो सिंध की तरफ से आक्रमण होते थे। आक्रमणकारी कौन थे? अरबी और बिलोची यहाँ पर आक्रमण करते थे। ठीक है, यहां पर आगे हम बात करेंगे नागभट्ट प्रथम की उपाधियां, कि नागभट्ट प्रथम को उपाधियां कौन कौन सी दी गई हैं और उपाधियां क्यों दी जाती थी? उपाधियां दी जाती थी युद्ध कौशल के लिए, उचित जो उनकी अच्छी नीतियां होती थी, उन नीतियों को देख करके उन नीतियों के उपलक्ष्य में जो है उपाधियां दी जाती थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको इसमें इतना ही बुक में लिखना है कि नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य का जो है क्षेत्र विस्तार किया या राज्य विस्तार किया। राज्य विस्तार कैसे किया मैंने वो आपको बताया है, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम भीनमाल के ऊपर अधिकार किया, उसके बाद में आबू पर, उसके बाद में जालोर पर और उसके बाद में मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। तत्पश्चात अवंती को जीतकर उसने अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और उसी प्रकार से पहली राजधानी गुर्जर पटियार वंश की बनाता है किसको? भीनमाल को, और फिर दूसरी राजधानी किसको बनाता है? जालोर को बनाता है। ठीक है, और संस्थापक कौन से वंश का था? तो गुर्जर पटियार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल था 730 से लेकर के 756। यानी नागभट्ट प्रथम का राज्याभिषेक होता है 730 में और 756 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जैसा कि आपकी 12th की बुक में दे रखा है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं नागभट्ट प्रथम की उपाधियां। उपाधियां कहां से मिली हैं? उपाधियां किन्होंने इनको प्रदान की हैं? देखो, उपाधियां अक्सर मिलती हैं अच्छे कार्यों के लिए। कौन से कार्यों के लिए उपाधियां मिलती हैं? अच्छे कार्यों के लिए उपाधियां मिलती हैं। तो नागभट्ट प्रथम की जो उपाधियां थी उनकी मैं बात कर रहा हूं। इनकी पहली उपाधि की बात करूं तो पहली उपाधि है इनकी नारायण। भगवान नारायण कौन थे? भगवान विष्णु जी ने नारायण का अवतार लिया था शत्रुओं का विनाश करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। इसी प्रकार से नागभट्ट प्रथम ने भी क्या किया? अरब आक्रमणकारियों का जो सिंध की ओर से आक्रमण करते थे उनका विनाश किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसीलिए इनको नारायण की उपाधि दी गई। और उपाधि किससे प्रशस्ति में दी गई है, कहां दी गई है? तो ये जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। ये उपाधि कहां दी गई है? ग्वालियर प्रशस्ति में इनको नारायण की उपाधि प्रदान की गई है। दूसरी उपाधि इनकी है, ठीक है, पहली उपाधि की बात करें नारायण, जो ग्वालियर प्रशस्ति में इनको प्रदान की गई है। दूसरी उपाधि है राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार, ठीक है, यानी राम की जैसे युद्ध मैदान में टिके रहने वाले कौन है? तो वो है नागभट्ट प्रथम। यहीं पर तीसरी उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी उपाधि उनकी होगी मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। तीसरी उपाधि कौन सी है? मेघनाद के अवरोधक। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक भी इनको कहा गया है। ठीक है, और एक अंतिम इनको जो उपाधि मिलती है वो अभिलेखों में इनको उपाधि दी गई है। और उपाधि क्या थी? इंद्र के गर्व का नाश करने वाला। कौन है? इंद्र के गर्व का नाश करने वाला। ये उपाधि इनको मिलती है अभिलेखों में, इनको ये उपाधि दी गई है। अभिलेख जो होते हैं, जो पत्थरों के ऊपर जो लेख लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है,
तो ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं अभिलेख के। तो इनकी उपाधियां हैं 4, नारायण, राम का प्रतिहार तथा मेघनाथ की युद्ध का अवरोधक और इंद्र के गर्व का नाश करने वाला। ये उपाधियां किसकी है? नागभट्ट पट्टन की है, जिनका शासनकाल 730 से 756 तक है। ठीक है साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नागभट्ट पट्टन के बाद में जो शासक बनते हैं क्रम से वो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नागभट्ट पट्टन के बाद में जो शासक बनते हैं वो इस प्रकार हैं। नागभट्ट पट्टन के बाद में बनते हैं, देखो आपके ये है नागभट्ट फर्स्ट। इनके बाद में शासक बनते हैं यहाँ पर आपके कुकुस्त। इनका शासनकाल कोई खास नहीं रहा है। इनके बाद में शासक बनते हैं देवराज। इनके बाद में शासक बनते हैं वत्सराज। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, तीनों हैं, कुकुस्त, देवराज और वत्सराज, इनका शासनकाल कुछ विशेष नहीं रहा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम इतना नहीं आता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब बात आती है वत्सराज की। ठीक है, तो अगर वत्सराज की बात करें तो वत्सराज की पत्नी का नाम था सुंदर देवी। क्या नाम था? सुंदर देवी, यानी कि बहुत सुंदर थी। कौन? सुंदर देवी। और सुंदर देवी से इनको वत्सराज को एक संतान प्राप्त होती है जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या था? नागभट्ट द्वितीय। तो वत्सराज और सुंदर देवी से इनको एक संतान प्राप्त हुई। इनका पुत्र हुआ नागभट्ट द्वितीय। और आगे जो हम शासक पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? अपना नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट सेकंड। मध्य के दो शासक हैं, 3 शासक हैं, कुकुस्त, देवराज और वत्सराज। इनके बारे में कुछ आपके इतिहास के पुण्य में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगली हेडिंग अपनी आप लगाओ, नागभट्ट द्वितीय। सर 5 मिनट नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की बात करें, इनके पिता का नाम मैंने आपको अभी बताया है, याद रखना आप, वत्सराज। यहां बात करें अगर माता की, सुंदर देवी। ठीक है, इनका वंश कौन सा था? वंश की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार। क्यों भाई? यही वंश था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? नागभट्ट पट्टन थे। और हम बात कर रहे हैं नागभट्ट द्वितीय की। देखो नागभट्ट द्वितीय थे, ध्यान देना, इतिहास में थोड़ा बोरित नहीं होना है आपको। नागभट्ट जो द्वितीय थे, इन्होंने प्रारंभ के समय में, इनका जो प्रारंभिक जो मुकाबला होता है वो दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से होता है। किनसे होता है? दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से होता है। और प्रारंभिक अभियान में इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रारंभ में दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से पराजित हुए। क्या हुए? पराजित हुए। ठीक है, तो प्रारंभ में दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से पराजित होते हैं। कौन होते हैं पराजित? तो होते हैं नागभट्ट आपके द्वितीय। ठीक है, लेकिन बाद में यहां दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का शासक था या कन्नौज का जो शासक था जिसका नाम था कौन? गोविंद। कौन? क्या नाम था? गोविंद। अब गोविंद क्या था? गोविंद के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कन्नौज में या राष्ट्रकूटों में एक गृह युद्ध छिड़ रहा था। यानी इनकी परिस्थितियां कैसी थी? विपरीत थी। इनका शासन कैसा था? बिल्कुल हिला हुआ था। इसी का फायदा उठाकर, इसी का मौका के फायदा उठाकर नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? राष्ट्रकूटों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में यहाँ के शासक का नाम था चक्रायुध। क्या नाम था? चक्रायुध।
और चक्रा युद्ध को युद्ध में परास्त किया। क्या किया? युद्ध में पराजित किया। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, वैसे आपको लिखना है पराजित किया। और इसको पराजित करके कन्नौज के ऊपर अधिकार किया। किसके ऊपर अधिकार हो गया? अब कन्नौज, वापस कन्नौज के ऊपर अधिकार हो गया। तथा कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की नई राजधानी बनाई। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, की नई राजधानी बनाई। राजधानी बनाया। ठीक है, तो प्रारंभ में दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से पराजित होते हैं नागभट्ट द्वितीय। बाद में यहाँ के शासक गोविंद के जो गहराई युद्ध चल रहा था, उस गहराई युद्ध का फायदा उठा करके कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को युद्ध में पराजित किया और कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया या फिर अपना अधिकार जमा लिया तथा कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की नई राजधानी बनाई। तो ये कन्नौज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की तीसरी राजधानी बनता है। कौन सी राजधानी बनता है? तीसरी राजधानी बनता है। पहले में दो राजधानी कौन रह चुके हैं? तो पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की दो राजधानी रह चुकी हैं, भीनमाल, दूसरा आपका जालोर, और तीसरा कौन सी राजधानी बनती है? तो बनती है कन्नौज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी बुक में इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं ताकि हम आगे बात करें। आपने इसका ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, इनके समय में एक बंगाल का शासक हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। तो धर्मपाल की नजरों में आ जाता है कौन? नागपट्टिनम। ठीक है, तो बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय इन दोनों के मध्य युद्ध होता है एक स्थान पर, जहां स्थान का नाम था मुंगेर। क्या नाम था? मुंगेर। ठीक है, दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध का नाम था मुंगेर का युद्ध, क्योंकि कौन सी जगह युद्ध हुआ? मुंगेर नामक स्थान पर। दोनों की सेनाएं जो थी बिल्कुल आमने सामने थी। ठीक है, दोनों की सेनाएं आमने सामने थी, नागभट्ट द्वितीय की और इधर बंगाल के शासक धर्मपाल की। दोनों की सेनाओं में एक जोश भरा हुआ था, वो तो कहता है कि मैं काट दूंगा और वो कहता है कि मैं काट दूंगा। ठीक है, दोनों की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने, इधर धर्मपाल की सेना, इधर नागभट्ट द्वितीय की सेना। दोनों सेनाएं जैसे नजदीक आती गई और उनका जुनून जो है और बढ़ता गया, उनकी आक्रोश की भावना और बढ़ती गई। दोनों सेनाओं ने एक दूसरी सेनाओं के सैनिकों के सर कलम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में युद्ध चलता गया और इधर धर्मपाल की जो सेना है वो नष्ट और नाबूद होती चली गई, यानी कि धर्मपाल की सेना का नामो निशान मिटता चला गया। इस युद्ध का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का जो परिणाम क्या निकलता है, इस युद्ध के दौरान धर्मपाल की भयानक हार होती है और नागभट्ट द्वितीय की शानदार जीत होती है। ठीक है, तो मुंगेर का युद्ध होता है बंगाल के शासक धर्मपाल व नागभट्ट द्वितीय के मध्य। या दोनों की सेनाओं के मध्य। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम क्या थे?
इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की विजय होती है। द्वितीय की विजय। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मुंगेर का युद्ध हुआ, बंगाल के शासक धर्मपाल व नागभट्ट द्वितीय के मध्य। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई तथा बंगाल के शासक धर्मपाल की पराजय हुई। ठीक है, अब देखो देखने वाली बात इस युद्ध में यह है कि जो नागभट्ट द्वितीय था, इसने अपना साम्राज्य विस्तार इतना कर लिया था कि ये उत्तरी भारत के ऊपर नागभट्ट द्वितीय का एक तरह से माने तो उत्तराधिकार हो चुका था। कैसे मान सकते हैं हम, ये बात मान सकते हैं। देखो चाकसू का एक अभिलेख है। कहाँ का अभिलेख है? चाकसू का अभिलेख। और चाकसू के अभिलेख के अनुसार, यानी चाकसू के अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? चाकसू के अभिलेख के अनुसार, मार्कर में चेंज कर लेता हूं एक बार। चाकसू के अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय का एक तो था क्या? सामंत। कौन था? नागभट्ट द्वितीय का सामंत, जिसका नाम था शंकरगढ़, तथा मारवाड़ का शासक है। मारवाड़ का शासक है। मारवाड़ के शासक का नाम यहां पर हमें मिलता है कक्क। क्या नाम मिलता है? कक्क। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगढ़ तथा मारवाड़ के शासक कक्क मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की ओर से युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है राजस्थान में भी गुर्जर प्रतिहार शासकों का दबदबा था उस समय। तभी तो मारवाड़ के शासक कक्क ने मुंगेर के युद्ध में सहयोग किया। किसका? नागभट्ट द्वितीय का। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है चाकसू का अभिलेख। क्या कहता है चाकसू का अभिलेख? कि नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगढ़ तथा राजस्थान के शासक कक्क ने मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की ओर से भाग लिया। द्वितीय की ओर से भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। मतलब कह सकते हैं कि नागभट्ट द्वितीय का दबदबा उस समय राजस्थान में भी था, और राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तरी भारत में दबदबा किसका हो गया था? नागभट्ट द्वितीय का हो गया था। ये दबदबा बंगाल तक भी पहुंच गया था मुंगेर के युद्ध के बाद। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। उस ग्वालियर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका आप नोट डाउन साथ करते जाइए। थोड़ा सा ये एक दो राजा जो है बोरिंग टाइप के आएंगे आपके, लेकिन इसमें अच्छा मैटर है। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपका यहां से बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार ग्वालियर का अभिलेख क्या कहता है? ठीक है, ग्वालियर का अभिलेख कहता है कि उस समय नागभट्ट द्वितीय की जो सेना थी उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी, या यूं कहें कि इसकी जो युद्ध क्षमता थी या इनका सैनिक जो कौशल था इतना खतरनाक हो गया था नागभट्ट द्वितीय का,
कि इनके समक्ष कोई दूसरे राज्य की सेना टिक नहीं पाती थी। इसी कारण से ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है कि इसकी सेना के सामने युद्ध कौशल में हार मान करके, बिना युद्ध लड़े ही हार मान करके आंध्र, कौन से राज्य की बात कर रहा हूं, ये राज्य था उस समय आंध्रा, ठीक है, विदर्भ, ठीक है, आंध्र, विदर्भ, कलिंग तथा सिंध तथा कलिंग के राजाओं ने नागभट्ट द्वितीय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया, ठीक है। तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आंध्र, विदर्भ, सिंध तथा कलिंग के राजाओं ने नागभट्ट द्वितीय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उस समय नागभट्ट द्वितीय की सेना जो थी विशाल सेना थी और किसी भी राज्य में इतनी ताकत नहीं थी कि नागभट्ट द्वितीय के सामने वो युद्ध के मैदान में खड़ा तक भी हो सके। इसलिए क्या किया, युद्ध की चेतावनी देते ही डर करके आंध्र, विदर्भ और सिंध तथा कलिंग जैसे महान सम्राटों ने भी क्या किया, इसके सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी गुलामी स्वीकार कर ली, किसके, नागभट्ट द्वितीय की, ठीक है। अगली हम बात कर रहे हैं खुमान रासो के अनुसार। खुमान रासो के रचयिता थे हमारे दलपत विजय, ठीक है। अगली मैं बात कर रहा हूं खुमान रासो, ये ग्रंथ है और ग्रंथ लिखा गया था दलपत विजय के द्वारा। रचयिता कौन है, दलपत विजय। खुमान रासो के अनुसार वाले 3 बातें बता रहा हूं आपको ये, ठीक है। अगर इसके रचयिता की बात आई तो इसके रचयिता का नाम भी आप ध्यान रख लेना, दलपत विजय। अपने विजय सर नहीं है भाई, ये कौन है, दलपत विजय, ठीक है। तो रचयिता कौन थे, दलपत विजय। बात कर रहा हूं खुमान रासो के अनुसार। खुमान रासो के अनुसार नागभट्ट द्वितीय का एक सामंत था जिसका नाम था गोहिल खुमान। क्या नाम था, गोहिल खुमान। और गोहिल खुमान ने उस समय नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों को युद्ध में पराजित किया। एक विशाल सेना थी मुस्लिम आक्रमणकारियों को, तो अकेले सामंत कौन, गोहिल खुमान ने उस मुस्लिम सेना का सामना किया और मौत के घाट उतारते हुए उसे मुस्लिम सेना को पराजित कर दिया। ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ, नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ। और इस विजय के उपलक्ष्य में नागभट्ट द्वितीय ने कुछ जो है उपाधियां धारण की थी, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं। तो खुमान रासो के अनुसार नागभट्ट द्वितीय के सामंत गोहिल खुमान ने क्या किया, बताओ देखिए, मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया। मुस्लिम सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय या इस जीत के उपलक्ष्य में ये बात कौन कहता है, खुमान रासो कहता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में नागभट्ट ने जो उपाधियां धारण की
उपाधियां वह निम्न है। ठीक है, तो इस विजय के उपलक्ष्य में कुछ उपाधियां धारण की थी किन्होंने, नागभट्ट द्वितीय ने, और उपाधियां कौन कौन सी हैं वो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उपाधियां थी वो 3 उपाधियां। पहली है परम भट्टारक। पहली कौन सी उपाधि है? परम भट्टारक। यानी सबसे महान शासक, उत्तरी भारत के ऊपर, संपूर्ण उत्तरी भारत के ऊपर अधिकार, एकाधिकार हो चुका था किसका? नागभट्ट द्वितीय का। इसलिए जब मुस्लिम सेनाओं के युद्ध के दौरान विजय प्राप्त हो जाती है नागभट्ट द्वितीय की, तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी इन्होंने उपाधि धारण की महाराजाधिराज। महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा, महान सम्राट। ये उपाधि किसने धारण की? ये भी धारण की नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, और तीसरी इनकी उपाधि थी वो थी परमेश्वर। ये अपने आप को परमेश्वर के समान मानते थे, यानी कि सैनिकों का जो परमेश्वर उस समय कौन हो गया था? समस्त जो इनके आसपास के जो सीमावर्ती जो राज्य थे उनका परमेश्वर कौन था उस समय? नागभट्ट द्वितीय था। उनका संरक्षणकर्ता कौन था? नागभट्ट द्वितीय था। तो नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, एक इतिहासकार हुए हैं चंद्रप्रभा सूरी। कौन हुए? चंद्रप्रभा सूरी। और चंद्रप्रभा सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है प्रभावक चरित्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इतिहासकार हुए हैं चंद्रप्रभा सूरी। चंद्रप्रभा सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है चंद्रप्रभा सूरी, और इन्होंने ग्रंथ लिखा है प्रभावक चरित्र। क्या ग्रंथ लिखा है? प्रभावक चरित्र। ठीक है, और प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने ईस्वी सन 833 में, कब की बात है? ईस्वी सन 833 में गंगा में डूबकर, गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो 833 में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में डूबकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इनका शासनकाल की अगर बात करूं तो इनका शासनकाल है 795 में शासक बनते हैं, और इन्होंने आत्महत्या कब की? 733 ईस्वी में। ठीक है, 733 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली, और 795 में नागभट्ट द्वितीय का जो है राज्याभिषेक होता है। ठीक है साथियों, तो अपन ने आज बात कर ली कक्षा 12 के पाठ नंबर 4 में नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय की हमने बात की है आज। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो हम आप उसका रिप्लाई हमें करेंगे। एग्जाम में जो आपके आने वाले हैं उन्हीं के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। किताब की फालतू चीजें हम आपको नहीं बता रहे हैं, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।